दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब 2020 में कोविड की वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, खासतौर पे मार्च 2020 के महीने में, तब हर कोई डर कर बेच रहे थे अपने शेयर्स, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स धीरे से आराम से कंपनियों के शेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे थे। आज सवाल ये है कि क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक मार्केट में या सिर्फ नॉइज क्रिएट हो रही है, चीजें इधर की उधर की जा रही हैं बड़े लोगों द्वारा। देखिए, मैं किसी तरह का यहाँ पर प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ना किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। एक फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिससे आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन तरह के सेक्टर्स पोटेंशियल ग्रोथ पॉकेट्स बन सकते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का सिंपल सा 3 लेयर का फॉर्मूला है: अर्निंग्स विजिबिलिटी, सेक्टर टेलविंड और रीजनेबल वैल्यूएशन। तो बात करेंगे डिटेल में इन्हीं के बारे में, स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पे किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर हम स्टॉक मार्केट पे ध्यान दें तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो हाई से करीब 12-13% के आसपास नीचे है। अब ऐसे में अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें अपने निफ्टी का खास तौर पे, तो निफ्टी 50 ने 12-13-14% के आसपास का ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देते हुए दिखाई दिया है पिछले कई सालों में। ऐसे में अगर 2-3 महीने में ही 12% की गिरावट हो जाए तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसे एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ना कि वो पैनिक करते हैं। अब सवाल ये आता है कि वो समझते कैसे हैं कि अपॉर्चुनिटी है या प्रॉब्लम बड़ी है। तो वो क्या करते हैं, वो 2 बातों पे ध्यान देते हैं। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पे ध्यान देते हैं, साथ ही साथ वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ फंडामेंटल्स पर ध्यान देते हैं। तो फंडामेंटल्स देखने के लिए जनरली यहाँ पे निफ्टी 50 के पीई, हिस्टोरिकल पीई को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो 23 मार्च 2026 को 20 के नीचे यहाँ पे निफ्टी 50 का पीई, कई महीनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लेस देन 20 प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें देखने को मिला। और हिस्टोरिकली जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 से कम हुआ है तब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इन्वेस्टर्स के लिए, खासतौर पे वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए। अब ऐसे में ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2020 के स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में कंपनियों के ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या थे, यानी कि निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या था। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मार्च 2020 के महीने में। अब वापस कोविड के दौर में क्या हो रहा था इस पर तो हम डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं। बहुत ही बुरा वक्त था, कैसे बीता आई थिंक आपको भी पता होगा, हमको भी पता है। अच्छों का पसीना छूट गया था, खासतौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में। अब यहाँ पे देखिए, 2 मार्च 2020 को 25 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो था। 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर स्टॉक मार्केट को मिला क्या, स्टॉक मार्केट को एक इवेंट मिल गया। और वो इवेंट क्या, किस फॉर्म में था? वो इवेंट था कोविड के फॉर्म में। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन चाहे जैसे रही हो, लेकिन कंपनीज के ओवरऑल क्यूमुलेटिव फंडामेंटल्स यहाँ पर महंगा दिखा रहे थे मार्केट को। अब ऐसे में जब कोविड आया तो पैनिक सेलिंग हुई, और पैनिक सेलिंग के साथ ही साथ अगर हम 31 मार्च 2020 के डाटा पर देखें तो यहाँ पर 18-19 के आसपास पी ऑलरेडी चला गया था। तो 15-16 के आसपास पी जाता है स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 का खास तौर पे। तो ऐसे में जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो वैल्यूएशंस ढूंढने लगते हैं और सेक्टर टेलविंड्स को देखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें 2008-9 की गिरावट का, तो यहाँ पे 2008 से ये जो गिरावट हुई थी, राइट, 50-55% से भी ज़्यादा की गिरावट। अब इसमें क्या था, यहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि रिसेशन का दौर था, और रिसेशन के दौर में मार्केट में लंबे महीनों में लंबे रेड कैंडल्स देखने को मिले थे। तो मार्केट में जो है गिरावटें जो होती हैं, वो गिरावटें 2 इंपॉर्टेंट कारणों से होती हैं। पहला कारण क्या होता है, एक तो हो सकता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो जाए, दूसरा यहाँ पे हम कोविड जैसी सिचुएशन भी कह सकते हैं, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे होता है फंडामेंटल्स, मार्केट के ही फंडामेंटल्स। यानी कि मार्केट जब महंगा हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। अब ये गिरावट जो है, या तो स्टॉक मार्केट करेक्शन हो सकता है या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं सेक्टर्स के बारे में। तो जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में हम क्या देख रहे हैं,
हम आए दिन एंथ्रोपिक क्लाउड के बारे में सुनते रहते हैं, हम आए दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, इन सब की बातें सुनते रहते हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है आईटी सेक्टर के लिए? ऑब्वियसली पहली बार नहीं हो रहा है, राइट। Y2K आया 2007-2008 में, कई सारी चीज़ें चेंज हुई, फिर उसके बाद क्लाउड पे बातें होने लग गई। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट, क्या ट्रांसफॉर्मेशन पहली बार हो रहा है? क्या शिफ्ट पहली बार हो रहा है? और कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने कि ऐसे शिफ्ट्स पहले भी देखे हैं? ये इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर के लिए। पैनिक करने के बजाय कहाँ कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कहाँ कहाँ पे टेलविंड्स, हेडविंड्स तो एक बात है, हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं, बट उसके बाद टेलविंड्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, इन्वेस्टर्स वो स्टडी करने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेक्नोलॉजी चेंजेज या टेक्नोलॉजी शिफ्ट के डाटा देखें तो 1400 में प्रिंटिंग प्रेस, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन, टेलीग्राफ, ट्रांजिस्टर्स, पीसी एंड इंटरनेट, मोबाइल, जेनआई, क्लाउड, एजेंटिक एआई। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, राइट, इन चीज़ों पे कौन सी कंपनी अडेप्ट कर रही है कितनी तेज़ी से, ये पकड़ना हमारा काम है एज एन इन्वेस्टर, ना कि ये सोचना कि अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है अब सारी कंपनियां बंद हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, जब कोडाक अपने सेक्टर में लीडर थी तो वो क्या करती थी, ऑलमोस्ट हर रोल और कैमरा उस कंपनी का ही रहता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, डिजिटल प्रिंट्स आने लग गए, डिजिटल कैमराज आने लग गए, तो ऐसे में कंपनी अडेप्ट नहीं कर पाई और कंपनी शिफ्ट नहीं कर पाई। तो कंपनी शिफ्ट कर पाएगी या नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये देखना और स्टडी करना आईटी कंपनियों के लिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि आईटी सेक्टर में ये पैनिक, ये फियर क्यों है? तो देखिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मैंने बताया, ऊपर से ग्लोबल स्लोडाउन का बहुत ज़्यादा फियर है, क्योंकि मोस्टली हमारी जो कंपनियां हैं जैसे कि बिरला सॉफ्ट है या अदर इन्फोसिस या कोई अदर कंपनीज है, टीसीएस है, तो ऐसी कंपनियों के पास ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? यूएस जैसी कंट्रीज से आते हैं, बाकी कंट्रीज से भी आते हैं। तो ये सब डिपेंडेंट हैं ऐसी कंट्रीज पर जहाँ से क्लाइंट्स की स्पेंडिंग कम हो गई है पिछले कुछ समय में, और यही रीजन है कि मोस्टली आईटी स्टॉक्स में हमें करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, आईटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये रुकने वाला नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, ये सब लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स हैं। तो क्या ये एग्जिस्टिंग कंपनी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इन सब के लिए अपॉर्चुनिटी है? पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट कंडीशन के साथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन होना चाहिए, मार्जिन स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और मैनेजमेंट की ओवरऑल जो कमेंट्री है फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स पर, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट की ओवरऑल जो भी मैसेजेज होते हैं या कमेंट्रीज होती है, उनको हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो यहाँ पर एक किसी तरह का ब्लाइंड बाई ऑन डिप टाइप का नहीं है, बल्कि सेलेक्टिव अप्रोच जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। तो एफएमसीजी सेक्टर में क्या है? एफएमसीजी सेक्टर जनरली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, खासतौर पे मार्केट डाउन टर्न्स में, यानी कि जब मार्केट करेक्शन फेज में होता है या मार्केट में गिरावट हो रही होती है किन्हीं भी कारणों से, वो कुछ कोई भी कारण हो सकते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन हो सकती है या कुछ और पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो सकती है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स की डिमांड रहती है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको कि रोज इस्तेमाल करना है, तो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हमें इस्तेमाल करना ही होगा। एंड जैसे जैसे इन्फ्लेशन कूल ऑफ होते हैं, एफएमसीजी सेक्टर्स में मार्जिन्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया या मैरिको हो गया, इनके पास ब्रांड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहता है। एंड टफ टाइम्स में जनरली हमने देखा है, हिस्टोरिकली टफ टाइम्स में रिलेटिवली स्टेबल परफॉर्मेंस रहती है। सो ऑल इन ऑल एफएमसीजी एक मल्टी बैगर एक्सपेक्टेशन नहीं लेके आता है, बट ये पोर्टफोलियो शॉक एब्जॉर्बर टाइप का होता है। तो मार्केट अगर लंबे समय तक गिरावट मुद्रा में होता है तो ऐसे में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है एफएमसीजी, एंड स्टीडी कंपाउंडिंग टाइप की ग्रोथ मिल सकती है। ठीक है, बात करते हैं कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसपे कि काफी लंबे समय से सरकार का भी फोकस रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ग्रोइंग सेक्टर है। चाहे डिफेंस की बात कर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, रोड्स, रेलवेज, ये सब एक तरह से ग्रोथ फेज में है अभी भी, ना कि स्टॉल्ड फेज में है। एंड गवर्नमेंट का भी इसमें पुश है। तो ऐसे में इन सेक्टर की कंपनियों की जब हम एनालिसिस करते हैं तो वहां पे इनका ऑर्डर बुक पाइपलाइन देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एल है जो लार्सन एंड टूब्रो,
इसका ऑर्डर बुक देखिए तो एज ऑन 31 दिसंबर 2025 यहाँ पे एनर्जी सेगमेंट में 34% है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में 58% है। ज्योग्राफिकल वाइज देखिए तो भारत में 51% है, मिडिल ईस्ट में करीब करीब 37% है। अब मिडिल ईस्ट में यहाँ पे जो भी सिचुएशंस अराइज हुई हैं, ईरान, इजराइल, यूएस, ये इस तरह की चीज़ों में स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो 37% का है, क्या कंपनियां इम्पैक्ट होंगी। तो हमेशा जब हम एनालिसिस करते हैं कंपनियों की तो थॉरो एनालिसिस करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं हमने किसी कंपनी का नाम सुन लिया और उसके पीछे भाग लिए, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर में जिनके पास लॉन्ग हिस्टोरिकल ऑर्डर बुक की हिस्ट्री होती है, उनमें ग्रोथ विजिबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखती है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान देना चाहिए हमें, जो ये पर्टिकुलर सेक्टर होता है एक साइक्लिकल टाइप ऑफ सेक्टर होता है, तो यहाँ पे एंट्री ब्लाइंडली नहीं, वैल्यूएशन के साथ ही साथ ऑर्डर इनफ्लो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल फाइनल सवाल, क्या कोविड जैसा मौका है? स्ट्रेट आंसर, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन तो नहीं है, बट ऐसे मौकों पर पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। सो स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पैनिक नहीं करते, ग्रेजुअली वो एक्यूमुलेट करते हैं और फोकस करते हैं फंडामेंटल्स पर एंड क्वालिटी बिजनेस पर। तो आई थिंक ये फ्रेमवर्क आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इससे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कमेंट जरूर से जरूर करिए। मिलते हैं किसी तरह की वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए। और कौन सा सेक्टर आप स्टडी कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस हम लाते रहे तो कमेंट सेक्शन में यस लिखना ना भूलिए।